एक दिन जब वो अपने बहन के साथ जा रही थी तभी वो उससे कहती है कि पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, जिसको सुनकर वो कहती है कि दूसरों के घर में पोछा लगाने से ये काम बहुत बेहतर है। जिस वजह से उनके घर में बच्चे से लेकर जवान औरत तक नंगी होकर कपड़े बदलते थे और इस चीज को करने में उन्हें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, ये कहानी जियाकिंतो नाम के एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपने 3 दर्जन फैमिली मेंबर के साथ रोम के एक छोटे से गटर के जैसे घर में रहता है। दरअसल जियाकिंतो अपने पूर्वज फैमिली के साथ रहता है, इसलिए उसके फैमिली में टोटल 36 मेंबर है। लेकिन उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा घर है, इसलिए उस घर को उन्होंने गोदाम से भी बदतर हालत कर दिया है। उनके घर में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था जहाँ पर जियाकिंतो सारा दिन बैठा रहता था। दरअसल कई सालों पहले जियाकिंतो अपनी एक आँख को गवा दिया था, जिस वजह से उसे इंश्योरेंस कंपनी से ढेर सारा पैसा मिला है। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद वो उन पैसों को अपने फैमिली के साथ बांटना नहीं चाहता है। इसीलिए जब भी उसका बेटा उससे पैसे मांगने के लिए आता है तभी वो उसे पैसे देने की बजाय मारकर भगा देता है। साथ ही साथ जियाकिंतो जब सोता है तभी वो अपने साथ हमेशा एक बंदूक को रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके सोते ही उसके घर के कोई न कोई उसका पैसा चोरी कर लेंगे। इसीलिए एक आँख फूटने के बाद उसने दूसरी आँख कभी भी बंद नहीं किया, यहाँ तक कि रात को वो जाग कर अपने पैसों को पहरा देता है। साथ ही साथ उसे अधेड़ उम्र की औरतों को छेड़ने में काफी मजा आता है, इसीलिए मौका मिलने पर वो इस नेक काम को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। एक आँख फूटा हुआ होने की वजह से वो लड़कियों को आँख भी मारता है और लड़कियों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। खैर, वो लोग जिस शरीफों के मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले के ज्यादातर शरीफ चोरी करना पसंद करते थे, जिससे उन्हें रोजी रोजगार के साथ साथ 2 वक्त का हराम का खाना भी मिल जाता था। जियाकिंतो की जो बड़ी बेटी है वो पैसे कमाती है, लेकिन इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी दूसरों के घर में पोछा लगाने का काम करती है। एक दिन जब वो अपने बहन के साथ जा रही थी तभी वो उससे कहती है कि पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, जिसको सुनकर वो कहती है कि दूसरों के घर में पोछा लगाने से ये काम बहुत बेहतर है। खैर, इधर जियाकिंतो का छोटा बेटा पैर में वैक्सिंग करता है और प्रोस्टिट्यूट की तरह बनकर लोगों को पागल बनाता है। जियाकिंतो के फैमिली में इतनी गरीबी थी कि सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में खाने के साथ साथ मारपीट को भी चटनी की तरह परोसा जाता था। जियाकिंतो अपने पैसों को लड़कियों के ऊपर और दारू पीने में खर्च करता था और नशा टूट जाने के बाद वो रोज भूल जाता था कि उसने पैसों को किस काम में खर्च किया। इसीलिए वो हर रोज अपने पैसों को गिनकर उसे अलग अलग जगह पर छुपाता था और पैसों को छुपाने से पहले वो अपनी बूढ़ी माँ को हर रोज एक कपड़े से ढक देता था। उनके घर में गरीबी इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि पैसों के लिए वो लोग किसी भी काम को करने से मना नहीं करते थे। जबकि जियाकिंतो के पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन वो उन पैसों को अपने अय्याशी में ही उड़ाता था। एक दिन वो दारू पीकर रात में जब सो रहा था तभी वो सपने में देखता है कि उसके फैमिली ने उसका सारा पैसा चोरी कर लिया है और उससे वो लोग ऐश कर रहे हैं। जिसके बाद वो नींद से उठकर अपने पैसों को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन दीवार तोड़कर वो देखता है कि वहाँ पर उसका कोई भी पैसा नहीं था, जिस वजह से वो अपने पैसों को ना पाकर बौखला जाता है और घर को तहस नहस करके पैसे ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे अपने बेटे के ऊपर शक होता है कि उसने ही जरूर उसका पैसा चोरी किया होगा, इसीलिए वो बिना कुछ समझे ही उसे गोली मार देता है, जिस वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन पैसों के दम से वो जेल से छूट जाता है। दूसरी तरफ घर के सभी लोग उन पैसों को घर में चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो पैसा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर जियाकिंतो आ जाता है और वो सीधा बाथरूम जाकर पैसों को निकाल लेता है। दरअसल उसने बाथरूम में पैसे को छुपाया था, लेकिन नशे में होने की वजह से उस दिन वो ये बात भूल गया था। खैर, उसके जाने के बाद घर के सभी लोग उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसने कहा था कि उसने बाथरूम को अच्छी तरीके से चेक किया है। उधर जियाकिंतो जब एक जगह पर दारू पी रहा था तभी वो एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है और उसके पास जाकर उससे बात करता है। जियाकिंतो उससे कहता है कि वो काफी अकेला है और उसे घर में कोई भी प्यार नहीं करता और सभी लोग उसके पैसों को छीनना चाहते हैं। जिसके बाद जियाकिंतो उस औरत के साथ काफी गुलछड़े उड़ाता है और रात को वो उसे अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पर वो अपनी बीवी को बिस्तर से उठने के लिए कहता है और कहता है कि ये आज से मेरी दूसरी बीवी है। जिसके बाद दिन के दिन वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ काफी घुल मिल जाता है और वो उसके ऊपर उन पैसों को भी खर्च करने लगता है, जिसको उसने अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी खर्च नहीं किया था। साथ ही साथ वो घर के लोगों को जाहिल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था, जिस वजह से घर के सभी लोग उससे नफरत करने लगे थे और उसे मारने के लिए साजिश बना रहे थे। खैर, एक
दिन जब घर के सभी लोग चर्च जाते हैं तभी वो लोग चर्च में इस घटना को अंजाम देने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक गाड़ी में भैंसों की तरह लोड होकर एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर वो लोग जियाकिंतो के खाने में जहर मिला देते हैं। जियाकिंतो जब उस खाने को खाता है तभी उसे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि उसके खाने में जहर मिला हुआ है। इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि मरने से पहले मैं पुलिस को इसके बारे में बता दूंगा कि तुम सभी ने मिलकर मेरे खाने में जहर मिलाया है। जिसके बाद वो साइकिल लेकर वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने लगता है, जबकि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। दरअसल जियाकिंतो अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को मरवाने के लिए जा रहा था, लेकिन जहर खाने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के किनारे आकर गिर जाता है। अब क्योंकि उसने पूरा खाना नहीं खाया था, इसलिए वो उल्टी करके उस खाने को निकाल देता है जिसमें जहर मिला हुआ था, जिस वजह से वो बच जाता है। इसके बाद रात में वो अपने घर में दारू छिड़क कर उसमें आग लगा देता है और दूर से अपने परिवार को जलते हुए देखने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो आग पूरे घर में फैल जाता, सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो लोग जियाकिंतो को एक पेड़ में चढ़ा हुआ देखते हैं और उसे पत्थर फेंक कर फिर से जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें उसे कुछ भी नहीं होता। अगले दिन वो सभी लोग उस घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जियाकिंतो उस घर को एक आदमी को बेच देता है ताकि उसकी फैमिली बेसहारा होकर रास्ते में भीख मांगने में मजबूर हो और वो उन पैसों को लेकर उस प्रोस्टिट्यूट के साथ गुलछड़े उड़ाने लगता है। इसके कुछ दिन बाद वो आदमी जिसने उस घर को खरीदा था वो अपने फैमिली के साथ जियाकिंतो के घर पर आ जाता है, जो कि अभी उसका हो चुका है। वो जियाकिंतो के फैमिली को घर को खाली करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग घर को खाली तो नहीं करते बल्कि हाथापाई में उतर आते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाकिंतो अपने पैसों से एक गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी को लाकर सीधा उसके घर में घुसा देता है, जिससे उनका घर गटर से कबाड़ खाने में बदल जाता है। लेकिन वो लोग उस कबाड़ खाने को गिरने से रोकते हैं और फिर वो दोनों फैमिली ही उसी घर में रहने लगते हैं। यहाँ पर जियाकिंतो अपने 3 दर्जन फैमिली मेंबर और 2 बीबी के साथ रहता था और वहीं दूसरी तरफ वो फैमिली जिसने उस घर को खरीदा था वो भी अपने पूर्वजों के फैमिली को लेकर वहाँ पर रहने लगता है। साथ ही साथ जियाकिंतो अभी भी अपने घर के सभी लोगों के ऊपर शक भी करता है, इसलिए उसने अपने पैसों को अपने हाथ के अंदर प्लास्टर में छुपा कर रखा है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।